साथियों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज 404। दोस्तों, आज की जो कहानी है थोड़ी लंबी और थोड़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बैंडिट क्वीन। जी हाँ, बैंडिट क्वीन मैंने जब कहा तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फूलन देवी के बारे में। तो वीडियो को जरा सा स्किप किए बिना पूरा देखें ताकि आपको फूलन देवी की जिंदगी से जुड़े सारी तथ्यों के बारे में सही सही जानकारी मिल सके। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फूलन देवी का जो जन्म है 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गोरहा का पूर्वा में एक मल्लाह खानदान के घर में हुआ था। जब फूलन देवी का उम्र तकरीबन 5-6 साल की उम्र पहुंचती है तो वो काफ़ी गुस्सैल, काफ़ी चिड़चिड़ा, पलट के जवाब दे देना और निडर होकर अपनी बात को रखना, ये सब आदतों से वो लैस थी। तो एक बात की बात है, जब फूलन देवी अपने घर में होती है तो देखती है कि उनके माँ बाप और भाई बहन कुछ चिंता और कुछ दुखी हैं और वो रोना धोना घर में कर रहे हैं। तो पता चलता है कि उनके हिस्से का जो ज़मीन है उनके चाचा और उनके चाचा के बेटों ने कब्जा कर लिया है और उनके फादर को ज़मीन नहीं दे रही है। इससे गुस्साए फूलन देवी अपने चाचा के पास पहुंच जाती है और अपने हिस्से की ज़मीन की मांग करती है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। इससे और गुस्साए फूलन देवी चली जाती है थाने में और थाने में धरना देने बैठ जाती हैं। पुलिस वालों से बोलती हैं कि मेरे हक की ज़मीन है, मुझे वापस चाहिए। तभी फूलन देवी के चचा और उनके बेटी भी वहां पहुंच जाते हैं और जो फूलन देवी का चचेरा भाई होता है वो एक ईंट उठाकर फूलन के माथे पे मारता है और फूलन का माथे पे चोट लग जाती है। वहीं फूलन रुकती नहीं है, वो भी ईंट के एक टुकड़े को उठाती है और अपने भाई को यानी कि चचेरे भाई को एक ईंट माथे पे मार देती है। इससे गुस्साए परिवार वाले फूलन को किसी तरह से चुपचाप और मना के घर ले जाते हैं। हाँ, लेकिन इतना करने के बावजूद भी फूलन देवी का जो हिस्से का ज़मीन था वो फूलन देवी को नहीं मिलता है। चचेरे भाई का सर फोड़ देती है, काफ़ी झगड़ा होता है। इसके बाद भी कोई फैसला नहीं होता है और उनके ज़मीन की जो हक है उनको मिलती नहीं है। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि फूलन को 2-3 दिन के लिए उसी हवालात में जबरन कैद कर लेते हैं पुलिस वाले और तकरीबन पुलिस वाले बलात्कार भी करते हैं फूलन देवी से। उसके बाद फूलन देवी छूट कर सीधे अपने घर जाती है, जहाँ पे उसके फूलन देवी के जो माँ बाप है पहले से गुस्साए हुए थे उसकी ये हरकतें देखकर। फिर वो डिसीजन करते हैं फूलन देवी के शादी करने के लिए और वो तकरीबन फूलन देवी से 4 गुना उम्र बड़े व्यक्ति से, यानी कि 35 से 40 वर्ष का एक व्यक्ति था, वो लोग उससे फूलन देवी की शादी कर देते थे। उम्र छोटी थी, नादान थी और नहीं चाहते हुए भी उसने शादी का विरोध किया, बहुत रोई भी, लेकिन परिवार वालों ने उसकी शादी कर दिया और फिर वो अपने ससुराल चली जाती है। इससे फूलन देवी अपने ससुराल में घर का काफ़ी बोझ तो था ही, छोटी सी उम्र थी और घर का बोझ बहुत ज़्यादा था, तो घर का सारे काम वो अकेले करती थी। लेकिन धीरे धीरे वो काफ़ी बीमार रहने लगी, जिससे फिर वो कुछ समय बाद अपने मायके वापस आ जाती है। मायके वापस आने के बाद कुछ हफ्ते महीने मायके में रहती है, लेकिन जैसे ही समय बीतता है तो फिर जो है कि बाप और भाई फिर उसे ससुराल पहुंचा देते हैं। लेकिन जब फूलन देवी ससुराल जाती है तो देखती है कि वहाँ पे उसके पति ने एक दूसरी शादी कर ली है। तो जो फूलन देवी का पति था और उसकी दूसरी वाइफ थी, फूलन देवी के पति के, वो दोनों काफ़ी बेइज्जत करके और धक्के मार के वहाँ से घर से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद फूलन देवी अपने मायके आ जाती है, लेकिन मायके आने के बाद वो अब ज़्यादातर अपने घर में नहीं रह रही होती है, वो ज़्यादातर बाहर घुमा करती थी। इसी बीच वो डाकुओं के संपर्क में आ जाती है और चंबल चली जाती है। इस घटना में बहुत लोग कहना था कि डाकू फूलन देवी को उठा के ले गए थे और बहुत लोग कहते हैं कि फूलन देवी खुद अपने मर्जी से गई थी डाकू के गिरोह में। और लेकिन जब एक इंटरव्यू में फूलन देवी से पूछा गया था तो इंटरव्यू में उनका जवाब ये था फूलन देवी का कि भगवान को यही मंजूर था, चंबल में डाकुओं के साथ जाना मेरा शायद ऊपर वाले को मंजूर था। तो इस तरह के बयान था। उनके बयान जो रहते थे वो खुला बयान नहीं रहते थे, वो थोड़ा घुमावदार बयान ही देती थी। कारण है कि एक नारी और खासकर कि उस वक्त की नारी अब खुल कर अपने समस्या और अपनी तकलीफ को भला कैसे बताती, इस वजह से वो थोड़े घुमावदार बयान देती थी। लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता था उनके साथ जो हुआ था। अब जब वो डाकुओं के साथ चंबल पहुंच जाती है तो उस डाकू गिरोह में सभी जाति के लोग थे,
ठाकुर से लेके मल्लाह जाति के लोग थे। तो उस समय जो डाकुओं का जो सरदार था वो बाबू गुज्जर था। और सरदार बाबू गुज्जर के बाद जो उप सरदार था वो विक्रम मल्लाह था। इन दोनों की जो है कि पकड़ बहुत अच्छी थी गिरोह में, क्योंकि एक सरदार और दूसरा उप सरदार था, तो दोनों की जाति अलग अलग थी। तो इसी बीच और भी एक अफवाह फैला या और भी एक घटना सामने आई कि बाबू गुज्जर को जो है कि फूलन देवी पसंद आ गई और विक्रम मल्लाह भी उसे पसंद करने लगा फूलन देवी को। तो अब घटना यहाँ से इस प्रकार होती है कि एक दिन एक रात बाबू गुज्जर जो है कि फूलन देवी से छेड़छाड़ कर रहा था और जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो विक्रम मल्लाह था, यानी कि जो फूलन देवी की ही जाति से था, वो लगभग दिल दे चुका था फूलन देवी को। तो वो जब उन दोनों की लड़ाई हो जाती है तो जो है कि विक्रम मल्लाह बाबू गुज्जर को गोलियों से भून देता है और जो है कि बाबू गुज्जर की वहीं पे मौत हो जाती है। ऐसे है कि डाकू का जो गुट था उसमें थोड़ा सी दरार आ जाती है, थोड़ी फूट पड़ जाती है, क्योंकि उसमें कुछ मल्लाह जाति के लोग थे और ज़्यादातर जो लोग थे वो ठाकुर जाति के थे, यानी कि उच्च जाति। और उस समय जाति का काफ़ी दबदबा या बोलबाला था। ऊंची जाति और छोटी जाति का काफ़ी बड़ा वैल्यू दिया जाता था। इसी तरह से जो है कि डाकू की जो है कि जो दिनचर्या और लूटपाट की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे थे। और जब फूलन देवी जब डाकू बनी तो सीधा बनने के बाद उसे पसंद था दारोगा का जो 3 स्टार होता है, वो 3 स्टार फूलन देवी को लगाना काफ़ी पसंद था। वो अपने डाकुओं के गिरोह के साथ सीधे अपने जो पति का गांव था, पति के गांव पहुंच जाती है और अपने पति को और उसकी जो वाइफ थी, दूसरी वाइफ उसे घर से घसीट के बाहर निकालती है। और बाहर निकालने के बाद काफ़ी पिटाई करती है अपनी पति को और अधमरा करके उसे बीच गांव में छोड़ देती है। और बाकायदा पोस्टर भी लगा देती है कि अगर किसी ने भी इस गांव के किसी ने अधेड़ उम्र के आदमी ने अगर कोई छोटी बच्ची से शादी किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब इस घटना को अंजाम देने के बाद जो है कि फूलन देवी फिर अपने जो उसका अड्डा था यानी कि चंबल था वहाँ आ जाती है। और इधर जो बाबू गुज्जर के मौत के बाद जो ठाकुरों में काफ़ी गुस्सा था और बाबू गुज्जर के 2 खास व्यक्ति थे। पहला था श्री राम ठाकुर और दूसरा लाला ठाकुर। ये लोग किसी गिरफ्तारी में जेल में बंद थे। अब ये लोग दोनों जेल से वापस छूट के आ जाते हैं और इनका गुस्सा काफ़ी अधिक था। अब इनका प्लान था बदला लेने के लिए, तो वो सीधा सीधी फूलन देवी को कुछ कर नहीं सकते थे, ना उसके साथ गलत काम कर सकते थे, ना उसे मार सकते थे। तो उनका सबसे पहले बीच को जो रास्ता था इनकी काटा था विक्रम मल्लाह। तो श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर जो है कि विक्रम मल्लाह को पहले ठिकाने लगाते हैं, उसे मौत के घाट उतार देते हैं और फिर फूलन देवी को किडनैप करके बेहमई, यूपी का एक गांव है बेहमई, वहां पे ले जाते हैं। ये वही घटना है बेहमई की जो पूरे देश में एक सनसनीखेज और एक सनसनी खबर फैला चुका था, बेहमई हत्याकांड। जब श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर फूलन देवी को एक बेहमई के एक गांव में एक कमरे में ले जाके बंद कर देते हैं और कहा जाता है कि तकरीबन बहुत एक ठाकुरों का समूह या ग्रुप बोल सकते हैं कि उसने बारी बारी तक फूलन देवी से बलात्कार किया, उसे अधमरा कर बलात्कार करते रहे। हाँ, लेकिन इसी बीच जब फूलन देवी के ही जाति के कुछ गिरोह डाकू थे मल्लाह जाति के, जब उन्हें पता चला कि फूलन देवी इस जगह पे कैद है और उनके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और तकरीबन 2 सप्ताह तक बलात्कार करते करते जो ठाकुर गैंग था श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर, वो भी थोड़ा सा मतलब केयरलेस हो गए थे कि सिक्योरिटी को जो है कि फूलन देवी की सिक्योरिटी को थोड़ा सा वो लोग छोड़ दिए थे, ढीलापन। तो जब मौका पाकर जो मल्लाह जाति के जो लोग थे वो फूलन देवी को सीधा फिर अपने चंबल ले आते हैं छुड़ा कर। अब फूलन देवी क्या होती कि मल्लाह जाति को लोगों को इकट्ठा करती है और इकट्ठा कर करके अपना एक गिरोह बनाती है, एक बड़ा सा गिरोह बनाती है। और गिरोह बनाने के बाद में
जब एक दिन पता चलता है कि ठाकरों के गांव में एक शादी है, तो वो सीधा शादी के जो गांव में होता है वहां पहुंच जाती है, और वहां पे वो दो लोगों को पहचान जाती है जिसने उसके साथ ये गलत काम किया था। तो उन दोनों लोगों को पकड़ती है और काफी मारपीट करती है और पूछती है कि और बाकी ठाकुर कहाँ है, और बाकी लोग कहाँ है जिसने मेरे साथ गलत काम किया। वो लोग कुछ नहीं बता पाते हैं। फूलन देवी का गुस्सा और भी 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, वो और भी गुस्से से आग बबूला हो जाती है, और शादी वाले घर से और जितने भी आस पड़ोस में जितने भी ठाकुर थे सभी को पकड़ कर निकालती है। तकरीबन 21 ठाकुर आते हैं, 21 ठाकुर आते हैं और सबको खड़ा किया जाता है लाइन बाय लाइन, और 21 को एक इशारे के बाद फूलन देवी का एक इशारा मिलता है और 21 को गोलियों से भून दिया जाता है। चारों तरफ लाश के चिथड़े और खून के छींटे दिखाई देते हैं। ये हत्याकांड जैसे ही पूरे भारत में फैलता है, एक सनसनीआग की तरफ पूरे फैल जाती है। सरकारों की कुर्सियां ढीली हो जाती है। उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे श्री वीपी सिंह। हाँ, वीपी सिंह थे। अब मामला इतना तुल पकड़ा, मामला इतना गरमाया कि एक समय के बाद जो है कि पुलिस काफी पकड़ने का प्रयास की फूलन देवी को, लेकिन नाकामयाब रही। पुलिस अपने सारे नाकाम में उन्होंने कुछ यूपी और एमपी की पुलिस जो है मिलकर कुछ डाकुओं का इनकाउंटर भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फूलन देवी को वो पकड़ नहीं पाया। लास्ट में इतना प्रेशर बना चीफ मिनिस्टर के ऊपर, वीपी सिंह के ऊपर, कि वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, अब यहाँ पे सरकार की जो है कि इस्तीफा हो जाती है, यानी कि वीपी सिंह की जो है सरकार वो हट जाती है, यूपी की जो सत्ता से वो हट जाती है। और लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो फूलन देवी के जो बलात्कार की घटना है इसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान जब फूलन देवी से पूछा गया था कि आपके साथ बेहमई में ठाकुरों ने क्या किया था, कोई गलत काम किया था, तो इसमें फूलन देवी का जवाब था कि वो उस वक्त ठाकुरों ने मुझसे बहुत मजाक किया था। इस इंटरव्यू या फिर इस बयान से आप समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी औरत अपने बलात्कार की जो घटना है वो अपनी जवानी बता नहीं सकती है, वो भी 1960 या 80 के दशक में तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती है। तो इस बयान के बाद से लोग समझ गए कि हाँ वो घटना हुई है, हालांकि एक औरत अपने मुंह से कैसे बता सकती है। इतना होने के बाद जो है कि जो मीडिया है फूलन देवी को एक नाम देती है, और वो नाम होता है बैंडिट क्वीन। हालांकि बैंडिट क्वीन पे कई फिल्में भी बनी हैं, और जो फिल्म डायरेक्टर थे यानी कि फिल्म निर्माता थे, फूलन देवी से बिना पूछे, उनके बिना इजाजत लिए ये फिल्म का निर्माण उन्होंने किया था, बैंडिट क्वीन। बट इसमें भी फूलन देवी को कोई ऐतराज नहीं था। जो घटनाएं हुई उसके बारे में फिल्म भी बनी, और उनके ऊपर किताब भी लिखी गई। जो कोई फ्रांसीसी लेखक था उसने फूलन देवी के ऊपर किताबें लिखी, और भी बहुत सारी किताबें और बायोग्राफी, और आपको बहुत सारी चीज़ें आपको फूलन देवी के बारे में देखने के लिए मिल जाती है। और फूलन देवी से और एक घटना थी कि ये कहा जाता कि जब वो अपने सरकारी आवास में थी और जब उन्हें गोली मारा गया, तो उन्हें गोली मारने वाला शख्स था शेर सिंह राणा। जी हाँ, ये शेर सिंह राणा वही है जो अफगानिस्तान से पृथ्वीराज सिंह चौहान की अस्थियों को लाया, अफगानियों के अंडर से छुड़ा के लाया। वही शेर सिंह राणा जो मीडिया के सामने आके उसने बोला था कि मैंने फूलन देवी को गोली मारा। लेकिन बाद में अपने दूसरे इंटरव्यू में शेर सिंह राणा ने यह भी कबूला कि मैंने ये कांड को अंजाम नहीं दिया, मुझ पर प्रेशर था, पुलिस का दबाव था, तो जिस वजह से मैंने ये ऐसा इंटरव्यू दिया या फिर ऐसा बोला। तो कहानी बहुत सारी पेचीदा और कुछ उलझने वाली कहानियां हैं, क्योंकि बहुत सारे बायोग्राफी आप देखेंगे तो उसमें समझ में आता है कि जो शेर सिंह राणा है पहले कुछ बयान देते हैं फिर कुछ बयान देते हैं। हालांकि राजनीतिक से जुड़ने के बाद ऐसी जो चीज़ें हैं वो आम और कॉमन हो जाती है, क्योंकि फूलन देवी जो है कि राजनीतिक से जुड़ चुकी थी, सांसद बन चुकी थी आखिरी वक्त में। तो उसके बाद से राजनीतिक हथकंडे आप जानते हैं, आप जानते ही हैं कि राजनेता क्या क्या हथकंडे कर सकते हैं। अब शेर सिंह राणा वाले इस बयान पे कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है कि
सही में उसने कत्ल किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने कत्ल नहीं किया। हालांकि इंटरव्यू में वो अपना बयान बदलते साफ साफ नजर आ रहा है। जब बहुत सारे वीडियोस उसको खंगालेंगे आप तो उसमें आपको पता चलेगा। तो चलिए अब कहानी पे आगे हम बढ़ते हैं। अब कहानी जो है कि टारगेट रखा था इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद, सॉरी मैंने आपको 21 ठाकुरों का कत्ल बोल दिया था, और 22 ठाकुरों की कत्ल होती है, 22 ठाकुरों को मारा जाता है। और इनकाउंटर के बाद मैंने बताया कि एमपी पुलिस और यूपी पुलिस मिलकर बहुत सारे ठाकुरों का इनकाउंटर करती है, लेकिन पकड़ नहीं पाती है फूलन देवी को। अब क्या होता है कि जो एमपी के एक अफसर थे राजेंद्र चतुर्वेदी, उनको ये जिम्मेवारी दी जाती है कि आप फूलन देवी को सरेंडर कराएं या फिर एनकाउंटर करें, जो भी कर रहा है, लेकिन पहला तथ्य था कि आप उन्हें सरेंडर करवाएं किसी भी हाल में, कैसे भी। अब राजेंद्र चतुर्वेदी ये जिम्मेवारी अपने हाथों ले लेते हैं। अब इतना होने के बाद जो है कि राजेंद्र चतुर्वेदी जो है कि वो सबसे पहले फूलन देवी से मिले जाते हैं। फूलन देवी से जब मिले जाते हैं तो फूलन देवी का ही ग्रोह का एक सदस्य के साथ में जाते हैं। काफ़ी बीहड़, जंगल और कई 100 किलोमीटर चलने के बाद वो फूलन देवी से मुलाकात करते हैं। फूलन देवी से मिलने के बाद वो उनके घर की कुछ ऑडियो क्लिप्स दिखाते हैं, कुछ फोटोज़ दिखाते हैं। बहुत तरह से एक वो होशियार और एक अच्छे कैटेगरी के ऑफिसर थे। बहुत सारी चीज़ें दिखाकर वो फूलन देवी को कुछ हद तक एग्री कर लेते हैं। फिर वो वापस आ जाते हैं। राजेंद्र चतुर्वेदी जो पुलिस अधिकारी थे दोबारा अपने वाइफ और अपने बच्चे को उस भीड़ों में लेके जाते हैं। फूलन देवी से अपने परिवार को मिलाते हैं। मतलब तमाम तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। राजेंद्र चतुर्वेदी जानते हैं कि एक महिला है तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होती है, तो महिला टू महिला कांटेक्ट कराया, अपनी वाइफ से बनाया, मतलब बहुत डार्क रिलेशन बनाया। कहने का मतलब है कि फूलन देवी के दिल में घुसे, जगह बनाया और आत्मसमर्पण के लिए उन्होंने कहा। फूलन देवी ने फिर कहा कि क्या गारंटी है कि हम आत्मसमर्पण करेंगे तो हमें मारा नहीं जाएगा, हमारा इनकाउंटर नहीं किया जाएगा, कोई प्रूफ दीजिए। राजेंद्र चतुर्वेदी बोलते कि ठीक, आप अपना कोई आदमी भेजिए, हम सीएम से डायरेक्ट बात करवाएंगे। फिर फूलन देवी अपने करीबी मान सिंह को भेजती हैं। सीधा जो है कि जो पुलिस अधिकारी है राजेंद्र चतुर्वेदी, वो उस व्यक्ति को लेकर सीधा सीएम के पास ले जाते हैं। सीएम बोलते हैं कि हम उन्हें, अगर वो आत्मसमर्पण करेंगे तो हम उन्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, मतलब कि जो भी है कि सजाएं माफ़ कर दी जाएगी और उनका इनकाउंटर नहीं होगा, उनके ग्रुप के लोगों का इनकाउंटर नहीं होगा। ऐसा होता है। फूलन देवी मान जाती हैं और आत्मसमर्पण करती हैं। अपने पूरे ग्रुप के साथ में आत्मसमर्पण कर देती है। मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश पुलिस के अंडर में कर देती है। वहाँ पे उनको जेल हो जाती है। जेल में कुछ समय बाद वो सज़ा काट के निकलती है। सज़ा काट के निकलती है तो वो यूपी आ जाती है। तभी 1983-84 का सच कोई चुनाव था, तो मुलायम सिंह को एक अच्छे नेता, और नेता तो फिराक में रहते हैं कि कब हमें एक नामी और बढ़िया कैंडिडेट मिल जाए, चाहे वो कुछ भी हो। तो जो भी वो मैटर हो, तो फूलन देवी को वहाँ से वो अपने पार्टी के लिए जो है कि टिकट दे देते हैं। उनके जो सारे दोस्त थे, जितने भी डकैती, मर्डर और जितने भी थे रिकॉर्ड थे, वो सारे रिकॉर्ड वापस ले लेते हैं। हालांकि राज्य सरकार को इतनी अथॉरिटी और इतनी पावर होती है सारे गुनाहों को वापस लेने के लिए। अब यहाँ से जो है कि फूलन देवी संसद पहुँच जाती हैं, वो जीत जाती है एमपी बनकर, और दूसरी बार इलेक्शन होता है तो वो हार जाती हैं। फिर तीसरी बार इलेक्शन होता है तो वो जीत जाती है। इस तरह से उनका करियर जो है कि वो चंबल से निकलकर सीधे एक सरकारी आवास और एक नेता की ज़िंदगी जीने लगती हैं। इसी दौरान फूलन देवी को गरीबों की काफ़ी मदद करने की जुनून थी, दिल से चाहत थी। वो अपना एक संगठन बनाती हैं। और इसी वाक़े में कहा जाता है कि जब कोई एक आदमी था कि जो सिरसी राणा था, कि वो उनके ग्रुप से, उनके जो उन्होंने बनाया था उसमें जुड़ने के लिए आता है, और उसी दौरान जब वो व्यक्ति उनके सरकारी आवास से बाहर निकल के जाता है और फूलन देवी भी साथ में बाहर आती हैं, उसी वक्त उन्हें गोली मार दिया जाता है। हालांकि ये क्लियर नहीं हो पाया कि शेर सिंह राणा ने ही गोली मारा।
हालांकि सिरसी राणा को भी सजा हो जाती है, लेकिन बाद में सिरसी राणा अपने इंटरव्यू में पलटी भी मार देते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा, पुलिस का दबाव या फिर कुछ प्रेशर था जिस वजह से मैंने ऐसा इंटरव्यू दिया था, लेकिन मैंने ये गुनाह नहीं किया। तो थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी थी फूलन देवी की, क्योंकि लॉन्ग स्टोरी बताना मेरे बस में था, लेकिन मेरे डाटा और मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो सकती, इस वजह से मैंने कहानी को लास्ट में शॉर्ट कर दिया। तो फूलन देवी की ये स्टोरी थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी क्राइम के बारे में या फिर किसी के ऊपर, किसी क्रिमिनल के ऊपर अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं कि हम बनाएं आपके लिए, तो बिल्कुल आप हमारे जो यूट्यूब का जो मैसेज बॉक्स होता है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। ज़रूर हम आपके जो आप बताएंगे हम उस विषय पे ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।